हेलो हेलो। भाई नमस्कार आप सभी को, और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी हैं, सूरज जी। जय सरस्वती माता की बच्चे, जय हो। और जो भी साथी प्लीज एक बार ठीक है आ चुके हैं क्लास में, जल्दी से बताएं। मुकेश कन्नौजिया जी हैं, सुधाकर सिंह हैं, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। अनामिका विश्वकर्मा जी हैं, सुप्रभात बेटा जी। रूपेश चौधरी जी हैं, ध्रुव हैं, नमस्कार जी आप सभी को। और क्षमा है, दीपक चौधरी हैं, रोशन यादव जी हैं। शिव थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ढेर सारा प्यार आप सभी को भाई, आप सभी साथियों को जी। ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को भैया। ठीक है, नमस्ते। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात कर रहे थे। ठीक है, विशेषताओं पर बात कर रहे थे हम, भारतीय संविधान के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, फीचर्स पर थे। फीचर्स में हमने बहुत कुछ चीजों को देखा था, समझा था, जाना था, और बहुत अच्छे से, बहुत मजे के साथ हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को बच्चे पढ़ा था, है ना। अब विशेषताओं में अगली जो विशेषता है कि हमारे यहां पर संसदीय प्रभुता है। ठीक है, इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, संसदीय प्रभुता। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एवं एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। समन्वय, ये क्या होता है ना, बड़ा कठिन सा लग रहा है भाई। आखिर ये चीज क्या है? तो सबसे पहले संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता को कहेंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, ये हमारे संविधान का अनदर फीचर है, हमारे संविधान की ठीक है एक और विशेषता है। तो आखिर भाई ये विशेषता है क्या? देखो, ठीक है, इस विशेषता को आप लोग केवल ठीक है समझो, इसमें कुछ लिखना नहीं है। ये विशेषता क्या है कि भाई कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर तो कानून बनाती ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे विशिष्ट अवसर भी संसद को मिलते हैं जहां पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। तो कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है, जो राइट है, वह संसद के पास है। तो इसी को आप संसदीय प्रभुता कहेंगे। और आपसे पूछा जाए कि संसदीय प्रभुता हमने कहां से लिया है? यूके से। ठीक है, कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि भाई हमने कहां से लिया है पार्लियामेंट्री सवर्निटी, तो आप कहेंगे कि साहब संसदीय प्रभुता को हमने यूके से लिया है। क्या होता है संसदीय प्रभुता? ठीक है, क्या आशय है संसदीय प्रभुता का? तो भाई कानून बनाने की जो शक्ति है, अनन्य अधिकार है, वह संसद के पास है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि संसद ठीक है ना, सामान्यतः संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन कुछ विशेष अवसर पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे, संसद जो कानून बना रही है उसको रिव्यू करने का अधिकार न्यायालय के पास है। उसको रिव्यू करने का अधिकार न्यायालय के पास है। इसी को हम लोग कहेंगे न्यायिक सर्वोच्चता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे मुझे पढ़ाने का अधिकार है कि आप पॉलिटी पढ़ाइए,
बात समझ पा रही है? अनन्य अधिकार है मुझे पॉलिटी पढ़ाने का। अभी जो अनन्य अधिकार मुझे पॉलिटी पढ़ाने का है, तो आपके बैच में मैं जितना डिटेल में चाहूँ उतने डिटेल में मैं पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अंकित भाटी सर को ये अधिकार है कि वो मेरे इन लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि भाई ये टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में, ठीक है, ये कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है या कितना खराब पढ़ा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और कहाँ पर ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, कहाँ पर वो उनको एक साथ लेते हुए आगे बढ़ पा रहा है ना। तो मेरी कमी, मेरी अच्छाइयाँ, ठीक है, वो सब वो बहुत अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, है ना। तो पढ़ाने का मुझे अन्य अधिकार है। ऐसी संसद को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। अब ऐसा ना हो कि मैं, ठीक है, इसका दुरुपयोग करने लग जाऊं, मैं आऊं आपको पढ़ाने और मैं लेक्चर खत्म कर दूं। भारतीय संविधान की विशेषताएं आप देख लो, एक लेक्चर में खत्म हो जाता है। आज ही हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर चल रहा है केवल भारतीय संविधान की विशेषताओं पे। ऐसा क्यों? क्या मैंने कोई विशेषता फालतू बता दी? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, उतनी विशेषता जैसे जितने अन्य टीचर बताते उतनी विशेषता मैंने बताई। क्या बीच में मैंने कोई, ठीक है, अपनी कोई स्टोरी शेयर की है? ठीक है, ऐसा भी नहीं कि भाई बीच में मैं कोई अपनी स्टोरी या कोई कहानी या कोई मोटिवेशनल कोट बताने लग गया हूं। ठीक है, समझाते हुए, समझाने के प्रसंग में अगर कोई बीच में कहानी गढ़ी होगी मैंने, तो वो इसलिए गढ़ी होगी कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना, हमने कोई एक्स्ट्रा, ठीक है ना बच्चे, इसमें, ठीक है, कोई बातचीत की, ना ही हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाया। हम केवल भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना समय क्यों लग गया? इसलिए लग गया क्योंकि हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं। जब हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें समय लगता है। तो अब ये ध्यान रखना कि मुझे कितना समय लेना है, कितना नहीं, ये रिव्यू करेंगे वो अंकित भाटी सर। मेरी बात समझ में आ रही है? वो रिव्यू करेंगे सर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही संसद को कानून बनाने का अधिकार है कि संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है। मैं लिख देता हूं इसमें, है ना भाई, आप समझ गए होंगे, उदाहरण देकर आपको समझाना पड़ता है। संसद कानून बनाने की, ठीक है ना, अनन्य शक्ति रखती है। संसद कानून बनाने की अनन्य शक्ति रखती है। सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः संसद यूनियन लिस्ट, संघ सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाती है ना भैया। ऐसा होता है ना कि संसद सामान्यतः संसद सामान्यतः बेटा संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करती है ना, कानूनों को बनाती है संसद सामान्यतः। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी न्यायपालिका उन कानूनों को रिव्यू करने का पावर रखती है। न्यायपालिका को बच्चे पता है, मैं भारत में या फिर जिन भी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, भारत में या फिर जिन भी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, मैं उसमें न्यायपालिका को, ठीक है, एक बुजुर्ग की भांति देखता हूं। जैसे घर का बुजुर्ग होता है ना, लेकिन बुजुर्ग भी कैसा बेटा? ताकतवर बुजुर्ग हो, कमजोर बुजुर्ग नहीं चलेगा। तो एक ऐसा बुजुर्ग जो ताकतवर बुजुर्ग हो, जो घर के सभी मेंबर्स को वॉच कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, और जहां पर उसे लगता है कि ये वाला मेंबर गलती कर रहा है, वहां पर वह उसे टोकने की क्षमता रखता है, उसकी गलतियों को सुधरवाने की क्षमता रखता है, उसमें उसे डांट लगाने की क्षमता रखता है। तो ऐसा बुजुर्ग हमारे यहाँ पर, या संघात्मक शासन वाली व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका होती है। ठीक है, न्यायपालिका उन कानूनों का बेटा रिव्यू करने का पावर रखती है। न्यायपालिका उन कानूनों का रिव्यू करने का की शक्ति रखती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जुडिशरी हैज द पावर्स टू रिव्यू, ठीक है, द लॉज, ठीक है, विच वाज मेड बाई पार्लियामेंट। ठीक है ना बच्चे, तो जिनको भी संसद ने कानून बनाया है, मतलब संसद ने जिन भी कानूनों को बनाया है, उनको न्यायपालिका
रिव्यू करने की शक्ति रखती है। और ना केवल रिव्यू करेगी, अगर संसद ने कुछ ऐसा भी कानून बना दिया जो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट है, मान के चलिए संसद ने कभी कोई ऐसा कानून बना दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो भैया उसको वह निरस्त कर सकती है, या फिर जिस भी सीमा तक वह हमारी संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रही होगी उन कानूनों को उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे आपने मूवी में देखा है एक सेंसर बोर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने सोनाली बेंद्रे वाली एक स्टोरी शेयर की थी। चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो अब यहां पर देखो बच्चे, मैं कहां पर बात कर रहा था। आपने सेंसर बोर्ड देखा, आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में से इतने सीन काट दिए, इतने सीन काट दिए। क्यों सीन काट दिए सेंसर बोर्ड ने? क्योंकि वो सीन जो है ना वह ऑडियंस के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है, वो सीन्स इसलिए काटे या कि ताकि उनमें शायद कोई न्यूडिटी होगी, ठीक है ना। न्यूडिटी मीन समझते हो आप, कोई अश्लीलता होगी, या फिर उन सीन्स में कोई हिंसा होगी, उन सीन्स में बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार या जानवरों के प्रति किसी प्रकार की कोई क्रूर हिंसा दिखाई गई होगी। तो ऐसी स्थिति में उन सीन्स को सेंसर बोर्ड ने क्या कर दिया, काट दिया। तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी एक्चुअली हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था का सेंसर बोर्ड है। जुडिशरी सेंसर बोर्ड है। जुडिशरी को जहां पर भी लगता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून किसी भी मौलिक अधिकार या हमारे संविधान के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको सीमित कर रहा है, तो उस सीमा तक वह उसको, ठीक है, काटने छाटने का अधिकार रखती है। ये बात समझ में आई? एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये बहुत टफ शब्द है, संसदीय प्रभुत्व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, बहुत टफ है। मैं तुम्हारी कसम खा के बता रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था ना तुम्हारी तरह, मुझे नहीं समझ में आता था मेरे प्यारे बच्चे कि जब मेरे टीचर ये पढ़ाते थे कि संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मुझे नहीं आया समझ में। मुझे आज तक लिटरली आता है, 2014-15 की बात है ये, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब मेरे समझ में आया कि अच्छा ये तो बहुत सिंपल है कि संसद को कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। संसद सामान्यतः संघ सूची, संवर्ती सूची और कुछ विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। देखो संसद को कानून बनाने का अनन्य अधिकार कैसे है? जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से कोई भी कानून तब बनाया जब संसद का कोई भी सत्र सदन में नहीं था, है ना। और ऐसी स्थिति में जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं था तो संसद ने बेटा क्या नाम है, तब राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से कानून बना दिया। तो वो कानून भी अंतिम रूप से तभी बेटा फॉरवर्ड होगा जब संसद उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। नहीं तो देखिए संसद के दोनों सदनों के गठन के 6 सप्ताह के भीतर वह कानून भी रद्द हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो कि संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति कैसे है? वो इस वजह से है कि भैया मेरे, अगर राष्ट्रपति संघ सूची के या संवर्ती सूची के विषयों पर कोई भी अध्यादेश जारी करता है, वो भी कब, स्पेशल केसेस है, वो भी कब, जब संसद का कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तब, तो बेटा ठीक है वो भी तब तक वैलिड रहेगा, तब तक वैलिड रहेगा, ठीक है, जब तक मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही सदन, ठीक है, 6 सप्ताह तक, ठीक है, अपनी कार्यवाही को संचालित ना किया। 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, अगर उन्होंने उसको स्वीकृति दी तो वो आगे बढ़ेगा। 6 सप्ताह के बाद अगर स्वीकृति दे दी मतलब तो वो आगे बढ़ेगा 6 सप्ताह से आगे। और अगर उन्होंने बेटा नहीं दी स्वीकृति तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश भी निरस्त हो जाएगा। तो मतलब कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास है, लेकिन फिर भी जुडिशरी चेक करेगी कि कहीं कानून किसी भी तरह का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, ये बात समझ में आ गई और मुझे बड़ी तसल्ली मिली। आइए अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। ये टॉपिक भी भैया बड़ा लाजवाब टॉपिक है, यहां से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, चेतन पंडित जी हैं। चेतन केवल मैं, ठीक है ना, चेतन मैं केवल आपके कहने पे थोड़ी नहीं चलूंगा, ठीक है। इस क्लास में 5000 से ऊपर बच्चे फिलहाल लाइव हैं और बढ़ते बढ़ते 6-7 हजार हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से 99% बच्चे कहते हैं कि सर ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाई है। मुझे खुद
मैं पूरे दिन में 7 क्लासेस पढ़ाता हूँ बेटा, अगर मैं 7 क्लासेस वाइट बैकग्राउंड में पढ़ाने लग गया तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। और तुम भी 6-7 क्लासेस देखते हो, तुम भी वाइट बैकग्राउंड में पढ़ोगे तो तुम्हारी भी आंखें खराब हो जाएंगी चेतन। तो भैया मैं तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर तुमने माना कि मैं हमारे लिए नहीं कर रहे तो बेटा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मैं अपनी आंखें थोड़ी नहीं खराब करना चाहूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं क्यों तुम्हारे लिए करूं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। देखिए साफ सीधी बात बच्चे, मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा व्हाइट पे। और ये तुम्हें आज पता नहीं चल रहा, ठीक है। जब देखिए थोड़े दिनों बाद आप देखोगे ना कि लगातार जब आप व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ते हुए चले जाओगे या पीछे किसी चमकीले बैकग्राउंड पे पढ़ते हुए चले जाओगे तो आपकी आंखों में वो असर दिखने लगेगा, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो देखा है बेटा। मैं रोजाना आई ड्रॉप डालता हूँ, चश्मा बन चुका है, ठीक है, लेकिन वो अभी आदत नहीं पड़ रही। अभी आपको पता होगा कि पीछे मैंने खूब, ठीक है, महीने भर तक 2 महीने तक मैंने पीछे खूब चश्मा लगाया था, क्योंकि तब ऐसी स्थिति आ गई थी कि आई ड्रॉप से काम नहीं चलेगा, तो मैंने चश्मा लगाया जी, ठीक है। हाँ बेटा संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था को, जी हाँ, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है हमारे संविधान में, और ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है। तो वो संसदीय व्यवस्था बेटा हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना। ब्रिटेन के संविधान से ली है संसदीय व्यवस्था, उसे मैं भारतीय संविधान के स्रोत में पढ़ाऊंगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम मुझे याद था, ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने ये बात ध्यान रखी। ऐसे स्टूडेंट मुझे अच्छे लगते हैं कि जो ध्यान रखते हैं कि हाँ सर ये बात रह गई, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बुनना मैं पढ़ाऊंगा आगे, है ना, ठीक है। तो चेतन ये बात समझ में आ गई आप सभी को। तो चेतन आज के बाद ये बात मत कहना, है ना बेटा, क्लियर है, मैं बिल्कुल एकदम सही बात बोलता हूं, आप सुन लो ये बात। अब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 2-3 पॉइंट्स हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, हम संविधान सभा में पढ़कर आए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनको जो भी प्रावधान लगे कि ये हमारी शासन व्यवस्था, हमारी राज्य व्यवस्था के अनुरूप है, तो उन प्रावधानों को या तो उन्होंने ज्यों त्यों या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ जो हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप ढल सकते थे उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है। जैसे बॉलीवुड को आप बोलते हैं कि बॉलीवुड क्या है, कॉपीवुड है ना। देखो मैं एक जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब लोग पिक्चर देखते होंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से सब लोग देखते होंगे, अगर थिएटर में जाकर अभी नहीं देख पाते तो मोबाइल पे देख लेते होंगे, यूट्यूब पे। और स्पेशली जब आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो साउथ की कॉपी है। तो मतलब क्या है कि बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने, डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, और जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक्टर एक्ट्रेसेस, उन सब ने क्या किया है कि साउथ की कोई एक मूवी, देखो उसको कट कॉपी पेस्ट करके अपने एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उसको हिंदी में बना दिया है। बस इतनी सी बात उन्होंने करी है। बोलो यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसी को आप कॉपी कहते हैं। कभी हम हॉलीवुड की कॉपी कर लेते हैं, कभी हम टॉलीवुड की कॉपी कर लेते हैं, मतलब कभी हम साउथ इंडिया में भी बहुत सारी सिनेमा है, मलयालम इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, तो उनकी कोई पिक्चर जो अच्छी लगी, जो बहुत चली थी, उनके यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी, तो बॉलीवुड वालों ने उसकी कॉपी कर लिया, उन्होंने कोई हॉलीवुड की कॉपी कर ली, इस तरह से, और उन्होंने अपनी कॉपियां बना ली। तो ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, देखो ईमानदारी वाली बात तो यही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इतने योग्य नहीं थे, बताओ यार, कि वह अपना संविधान खुद लिख सकते थे? क्या वो इतने योग्य नहीं थे कि अपना संविधान खुद लिख सकते थे? क्या योग्यता की कमी थी? क्या हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी से कम योग्य थे? उस समय भारत पूरे विश्व के सर्वाधिक योग्य लोगों में से एक थे। चाहे मैं बेनेगल नरसिंह राव की बात करूं, चाहे मैं राजेंद्र प्रसाद जी की बात करूं, चाहे मैं इनकी बात करूं बच्चे, चाहे मैं एस वरदाचारी की बात करूं, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे बच्चे, ठीक है, या जिन जिन समितियों के हमने अध्यक्ष बनाए थे, वो उस समय विश्व के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे। लेकिन फिर भी ठीक है, हमने संविधान को लिखने में अन्य देशों के 60 संविधानों का अध्ययन क्यों किया? ठीक है, लगभग हमने 60 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े अलग अलग देशों के। इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, आप एक बताओ, क्या आप कम योग्य हैं? बताओ। आप में से बहुत सारे लोग अभी दरोगा निकालेंगे, फिर आगे पीसीएस निकालेंगे, फिर आगे और बड़ा एग्जाम निकालेंगे, और पूर्व में भी बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके होंगे। बहुत सारे कांस्टेबल भैया हैं हमारी जो इस क्लास को देखते हैं। क्या आप लोग कम योग्य हो? किसी से नहीं। लेकिन फिर भी आप क्यों ये क्लास ले रहे हो पॉलिटी की? इसलिए जिससे कि समय बचे, इसलिए जिससे कि संसाधन बचे, इसलिए ठीक है, जिससे कि हो सकता है कि आपके दिमाग में वो आइडियाज पहले से ना हो, लेकिन फिर भी आपको वो आइडियाज मिल जाए। ठीक है, तो क्या हमारे डायरेक्टर बॉलीवुड के या हमारे प्रोड्यूसर या हमारे बॉलीवुड के एक्टर कम टैलेंटेड है? नहीं। ठीक है, फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि अच्छी स्टोरी लाइन हमें पहले से मिल गई।
ठीक है, पहले समय ना केवल अच्छी स्टोरी लाइन मिल गई, पूरी पटकथा मिल गई, ठीक है, पहले से ही हमें प्रॉपर, ठीक है, पूरा प्लॉट मिल गया मूवी का, ठीक है, बैकग्राउंड मिल गई, लोकेशन मिल गई, सारी चीजें मिल गई, और ऑलरेडी वो मूवी अच्छा कर चुकी है वहां पर, तो भाई हम भी बना लें, क्योंकि अंततः करना तो हमें बिजनेस ही है ना, बोलो, करना तो हमें बिजनेस ही है ना। तो योग्य कम नहीं है, योग्य कम नहीं। मैं कई टीचर्स के वीडियो देखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जब भी मैं कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ कि कौन टीचर बेहतर कर रहे हैं, कौन टीचर बेहतर नहीं कर रहे, किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हम भी ठीक गूगल से निकालते हैं, चैट जीपीटी से निकालते हैं, ये निकालते हैं वो निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं बेटा, कि अच्छा कंटेंट आप तक दिया जा सके, ठीक है। अरे बोलो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, इससे आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। और कई सारे टीचर्स हमारी भी वीडियो देख के आगे पढ़ाते हैं, तो क्या मैं ये कहने लग जाऊं कि तुम मेरी कॉपी कर रहे हो? नहीं भाई, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो अच्छा कंटेंट आपको दे सके, डिलीवर कर सके, बेहतर कंटेंट आपको मिल सके, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और मैं ये बात ईमानदारी से बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई किसी भी तरह का मुझे कोई ओवर कॉन्फिडेंस या गर्व, ठीक है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, ठीक है, जो पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, और जिस तरह से पॉलिटी सब्जेक्ट रिदम में, ठीक है, हमने यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, वास्तव में फिर उसके बाद पॉलिटी वैसे ही चली है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि हम कैसे पॉलिटी को पढ़ें और किस तरह से हम आगे लेकर बढ़े पॉलिटी को, और वो वैसे ही आगे फिर आगे चली है, मैंने भी कहीं से ये सीखी है। तो क्या इससे मैं कॉपी करने वाला हो गया, या फिर जो आगे कॉपी कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को वो पढ़ा रहे हैं वो कॉपी करने वाले हो गए? नहीं बेटा, कोई नहीं हुआ, ठीक है, सब बेहतर करना चाहते हैं, सब बेहतर देना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है ना, वो देना चाहते हैं कि समय भी बच जाए, संसाधन भी बच जाए, धन भी बच जाए, और बेहतर कंटेंट पहुंचे, सब ऐसे ही तो कर रहे हैं। अब आप एक बताओ, मेरा लेक्चर आप इसलिए तो देख रहे हो, या फिर मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको, ठीक है ना, यहाँ पर है कोई बुक, यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ गई, चलो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं, ठीक है बेटा, साइंस पढ़ाता था, ठीक है ना, आज भी अगर कभी साइंस पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पढ़ा दूंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं इस बुक से पढ़ाता हूँ, इंसाइक्लोपीडिया है ये, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया है, मैं इंसाइक्लोपीडिया से साइंस पढ़ाता हूँ। तो क्या मैं इस इंसाइक्लोपीडिया की कॉपी कर रहा हूँ? बताओ, क्या मैं इसे टीप रहा हूँ? नहीं भाई, अरे मैं तो इसे पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ ना, बात समझ में आ रही? मैं तो इसे पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ, और इसको ज्ञान वर्धन करने के बाद मैं आप तक पहुंच गया। तो इसलिए समझना ये बात, ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं पर आरोप लगते हैं कि हमारा संविधान उधार का थैला है, तो उनको समझा दो कि भाई उधार का थैला नहीं है, उनको समझाओ कि भाई उधार का थैला नहीं है, ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया कि भैया इससे समय, संसाधन और धन की बचत हो सके, ठीक है ना। तो हमने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। चलो ठीक है, तो बेटा भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो इसके पीछे क्या वो नकलची थे? नहीं। देखिए क्यों किया मेरे प्यारे बच्चे, जिससे कि समय, संसाधन और धन की बचत हो सके, ठीक है ना, और हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप उपबंधों को उन्होंने संविधान में शामिल किया, और हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप, और हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप प्रोविजंस को, उपबंधों को बेटा, उपबंधों को या तो ज्यों का त्यों, या तो ज्यों का त्यों, या संशोधनों के साथ
शामिल किया, या तो जो कहता हूं या फिर बेटा संशोधनों के साथ शामिल किया, संशोधनों के साथ शामिल किया। क्यों किया बच्चे? जिससे जिससे समय, संसाधन और धन की बचत हो सके। धन की बचत हो सके, ठीक है, और ऐसे नए विकल्प मिल सके जो हमारे मस्तिष्क में ना हो, और ऐसे नए विकल्प मिल सके जो हमारे मस्तिष्क में ना हो, मिल सके जो हमारे मस्तिष्क में ना हो। ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लू क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं एक छोटी सी बात, ठीक है, आपसे पूछना चाहता हूं। जी मेरे प्यारे, एक छोटी सी बात। जैसे मैंने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाए और मैंने बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सारी चीजें, ठीक है, विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान से क्यों ली, हमारे संविधान को क्यों उधार का थैला नहीं कहा जाना चाहिए, मैंने एक बैकग्राउंड बताई आपको। तो क्या मैं इसी तरह से पढ़ाऊं, ठीक है, कहानी बताकर, ठीक है, उसको मैं जोड़कर, ठीक है ना, या फिर आप कहते हो कि भाई मैं सीधा सीधा, ठीक है, टॉपिक पर आऊं और मैं लिखवा दूं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने ये लिया, बताओ, ठीक है, और वो 6-7 पॉइंट लिखवा दूं कि हमने ये लिया, आप बताओ बच्चे। सर आपने 2.2 बैच में ये थ्योरी नहीं लिखवाई तो क्या मैं इसको लिखूं? हाँ बिल्कुल लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं बोलता हूं यार, मैं पढ़ाऊंगा 4 टाइम तो चारों टाइम में एक जैसा नहीं पढ़ाऊंगा यार, ठीक है ना, क्योंकि कोई मेरा नोट्स फोर्ट्स नहीं है, ये हकीकत बात है, कोई नोट्स फोर्ट्स लेके नहीं आता मेरे प्यारे बच्चे में, ठीक है, तो मैं चारों बार पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ मैं अलग पढ़ाऊंगा, हर बार पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर उठा के देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि भाई इस बार ये चीज मुझे इसमें करानी चाहिए इन बच्चों के लिए, तो मैं वो चीज कराऊंगा यार। अब आप मुझे बता दो, क्योंकि ठीक है आगे हमें फिर वैसे ही पढ़ना है। चलो, मतलब 90% लोग यही कह रहे हैं कि सर आप ऐसी एग्जाम्पल देके पढ़ाओ, तो बेटा एग्जाम्पल समझो, जैसे अभी आपको प्यास लगी, ठीक है, जैसे मुझको वास्तव में प्यास लग रही है, ठीक है, तो मुझको प्यास लग रही है तो क्या है, मेरे पास पानी है, और ये पानी भैया कहाँ से आया है, मेरे आरओ से। चलिए, तो भैया ये पानी कहाँ से आ रहा है, आरओ से, ठीक है, और मैंने आरओ खोला, पानी भरा था इसमें और मैंने पानी पी लिया, ठीक है, या तो मेरे पास ये ऑप्शन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये किया कि उन्हें प्यास लगी और वो आरओ के पास गए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है कि संविधान निर्माता कहते हैं कि नहीं, ठीक है, हम किसी के आरओ से पानी नहीं पिएंगे, हम किसी के घर से पानी नहीं मंगाएंगे, हम किसी के हैंडपंप से, ठीक है, पानी नहीं निकालेंगे, हम आत्मनिर्भर हैं, खुद कुआं खोदेंगे और पानी निकालेंगे। तो खुद खुद कुआं खोद कर भैया पानी निकालोगे तो कुआं खोदते खोदते प्यासे मर जाओगे। मेरी बात आई समझ में? कनेक्ट कर पाए? चलिए, ठीक है भाई, तो इसलिए आरोप लगता है कि हमारा संविधान उधार का एक थैला है। अब जो आरोप लगाए भैया संविधान उधार का एक थैला है, आप मना कर देंगे, गलत बात है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के सर्वाधिक प्रावधान, सर्वाधिक प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 35 से लिए गए हैं,
लिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस पर भी कुछ लोग तंज कस देते हैं। देखो, कमी निकालने वाला तुम्हारी कमी ढूंढता है, ठीक है, तुम्हारी वो अच्छाइयों को दरकिनार कर देता है। तो इस पर भी भैया कमी करने वाले तंज करते हैं, ठीक है भैया। पानी पीने का बहाना ढूंढना थोड़ा कैजुअल था सर। अब जहां पे जो एग्जांपल सेट हो कर दो। अब देखो बच्चे, कमी ढूंढने वाले कमी ढूंढते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अभी तक तो आरोप लग रहा था कि उधार का थैला है तुम्हारा संविधान। क्यों उधार का थैला है? क्योंकि तुमने 60 देशों के संविधानों से कट कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे संविधान निर्माता बोले कि नहीं तुम गलत हो ब्रो, हमने सबसे अधिक प्रावधान जो लिए हैं वे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। अब देख, कभी निकालने वालों का देखना बच्चे, जैसे होता है ना कुछ बुआ फूफा टाइप के लोग कि जिनको केवल तुम्हारे घर में कमी निकालनी, कभी अच्छा ही नहीं देखनी, उनको ये देखना कि तुम्हारे यहाँ चल क्या गलत रहा है, केवल वही देखना कि तुम्हारे घर में तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में तो वैसा हो रहा है। तो ठीक वैसी वो कमी निकालने वाले लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, आपने सर्वाधिक प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं जी, ठीक है, आपने सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। और वो भारत शासन अधिनियम 1935 किसने बनाया था बताओ? ब्रिटेन की संसद से बनकर आया था। और अगर वह ब्रिटेन की संसद से बनकर आया था तो इसका मतलब है कि आज अभी भी वैचारिक रूप से आप अंग्रेजों के गुलाम हो। जैसे आप कभी कभी बोल देते हो ना कि ब्रेकअप तो हो गया लेकिन वो लड़की मेरे दिमाग से अभी तक निकल ही नहीं रही, पहला प्यार ही होता है। तो इसलिए जो तंज कसने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि पहला प्यार ही होता है, अभी तक अंग्रेजियत इनके दिमाग से निकल नहीं रही। अंग्रेज तो चले गए, ठीक है, लेकिन ये अभी भी अंग्रेजों के वैचारिक प्रभाव में है। इसलिए तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से इन्होंने 200 प्रावधान लिया। अरे बेवकूफ व्यक्ति, ठीक है, मुझे एक बात बताओ भाई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए, सब लोगों को पता है। 37 में चुनाव हुए, प्रांतों में सरकारें बनी, 2 साल तक सरकारों ने जबरदस्त काम किया। और आगे भी फिर 37 के बाद भी उसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चली है। तो मैं कितने सालों का अनुभव हो गया? लगभग 10 सालों का अनुभव हो गया बेटा। देखो, 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था चलाने का 10 साल बहुत बड़ा साल होता है बेटा। मैंने 10 साल पढ़ाया है। अब तुम मुझसे कहो कि तुम एक नया काम करने लग जाओ, तुम पूरी कचौड़ी और समोसे बनाना सीख जाओ और हलवाई का काम करने लग जाओ, भैया मैं नहीं करूंगा हलवाई का काम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हलवाई का काम करने के लिए और उसे सीखने के लिए मुझे अलग से 1-1.5 साल चाहिए। 1-1.5 साल में बेरोजगार बैठूंगा, फिर मैं जाके हलवाई का काम करूंगा, वो भी चले या ना चले। अब मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो भैया मुझे इसका बेहतरीन तजुर्बा हो गया है। ठीक, नींद में भी उठा दोगे, चल दिग्विजय संविधान पढ़ा, चल दिग्विजय ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन नींद में भी पढ़ा दूंगा। अच्छा मुगल पढ़ाने, हाँ साहब लो पढ़ लो मुगल। क्यों? तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। देखिए, एक लंबा समय काल हो गया ये काम करते करते, है ना। तो ठीक वैसे ही भैया हमारी शासन व्यवस्था के साथ था। हमें 10 साल हो गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था को चलाते 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 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारे देश के हर एक नागरिक को पता चल चुका था अच्छा शासन व्यवस्था ऐसी होती है। अब हम कोई बेटा नई शासन व्यवस्था इसलिए लाते क्योंकि भाई हम अंग्रेजों का कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम कोई नई शासन व्यवस्था लाते बच्चे, तो अगले 4-5 साल हमारे देशवासियों को शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल पाती कि अच्छा ये शासन व्यवस्था ऐसी है, अच्छा तो ये है। अब चुनाव ऐसे नहीं होगा, अब चुनाव ऐसे होगा। अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अब राष्ट्रपति बनेगा। अब प्रधानमंत्री नहीं होगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया, अच्छा अब राष्ट्रपति होगा, और है ना दुनिया भर के यार। दूसरा, जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, अब ये सीरियस बात है, जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे तो हमारी भाई साहब हालत ऐसी थी, ठीक है, हमारी हालत एक ऐसी आशिक की थी, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, जिसका सब कुछ लुट गया हो, जिसका सब कुछ लुट गया हो, उसके पास कुछ था ही नहीं बेचारा। ठीक है, हमें पूरा चूस के गए थे अंग्रेज, ठीक है, कहीं का नहीं छोड़ा था उन्होंने हमें। ठीक है, वो भारत जो सोने की चिड़िया थी बच्चे, उसकी ऐसी हालत करी कि वो अकाल भुखमरी और गरीबी का देश बन गया। हमारे सारे रिसोर्सेज यहां से खत्म होके बेटा इंग्लैंड में स्थापित हो चुके थे। ठीक है, अन्नदाताओं के पास बच्चे अन्न उगाने के लिए कुछ था ही नहीं, भूमि बंजर पड़ी थी, अकाल पड़ रहे थे, ये हालत थी। और दूसरा, रही कसी कसर बच्चे मुस्लिम लीग ने पूरा कर दी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे पूरे भारत में। तो ऐसे हम हमारे संविधान निर्माता ये सोचते कि नहीं, हम एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था बनाएंगे क्योंकि हम अंग्रेजों के वैचारिक गुलाम नहीं हैं।
ठीक है, हम ठीक है उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था लाते हैं, या पहले इस चीज को सही करते कि भैया जो हमारे देश में अकाल भुखमरी गरीबी है इसको सही किया जा सके, चलो ठीक है इसी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पहले कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सके। या फिर जो सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे हैं, देसी रियासतें कह रही हैं कि नहीं हमें स्वतंत्र कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो, कि वो चीज, मेरी बात आ रही है ना समझ में मेरे प्यारे बच्चे? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम अंग्रेजों के वैचारिक गुलाम थे या हम उनके वैचारिक प्रभाव में थे, नहीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से इसलिए हमारे संविधान के बच्चे ठीक है सर्वाधिक प्रावधान लिए गए क्योंकि हमें इनका पर्याप्त अनुभव हो गया था, ठीक है, क्योंकि इनके आधार पर हमें पर्याप्त अनुभव हो चुका था शासन व्यवस्था संचालित करने का, क्योंकि इनके आधार पर शासन व्यवस्था संचालित करने का हमें पर्याप्त अनुभव हो चुका था। पर्याप्त अनुभव हो चुका था। चलो ठीक है बेटा, क्योंकि इनके आधार पर हमको शासन व्यवस्था संचालित करने का पर्याप्त अनुभव हो गया था। ये बात आ रही है ना समझ में? ये बात क्लियर है? तो इसके पीछे अब देखो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बता रहा हूं, ये केवल आपको ऐसी बताने तक सीमित नहीं रखनी, ठीक है ना, इनको आपको ठीक है याद भी करना है। और जब कल को आगे आप किसी को समझाओ, आप बनाओ ऐसे अपने छोटे बहन भाइयों को, उनको भी सारी चीजें ऐसे ही समझाया करो कि भाई ये बात थी बेटा, ऐसे ऐसी बात थी, उसको भी आप अभी से तैयार करते हुए चलो, ठीक है ना। अपने गांव फाँव में ठीक है 4-5 छोटे छोटे लड़के हो, उनको आप खुद से तैयारी कराओ, जो भी पढ़ रहे हो उनको पढ़ाओ, विश्वास मानना कि आपको इसका डबल मिलेगा, डबल मिलेगा, ठीक है जी। तो क्लियर है ये बात आई? अब हमने लगभग कितने, तो 200 प्रावधान हम लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, 200 प्रोविजंस, 200 प्रावधान, और सीधे तौर पर डायरेक्टली भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, जिनमें से कुछ प्रमुख जो है वो मैं बता दूंगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, 1935 से ग्रहण किए हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या किया है। सबसे पहले आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अधिनियम 1935। एक अच्छा लेक्चर कौन सा होता है बच्चे, जो क्लास के क्लास में याद हो जाए? 7 क्लास चल रही है तुम्हारी, है कि 7 क्लास चल रही है, मतलब 7 क्लास पढ़ने में 7 घंटा और फिर उनको याद करने में 7 घंटा, मतलब 14 घंटा तुम पढ़ोगे क्या पूरे दिन में? खुद अपना क्या करोगे? तो मेरी क्लास का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, फंडा होता है, क्लास के क्लास में सब याद। मेरी क्लास के लिए केवल रोजाना 1 घंटा दो, वो भी मन से दो, लेकिन और वो 1 घंटा होता है कि जब मैं 10 से 11 पढ़ाता हूँ, बस बाहर में जाए और कुछ नहीं। बाकी का PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, खुद पता चल जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से देखो बच्चे हमने क्या लिया, हमने अपनी संघीय व्यवस्था ली, क्योंकि आपको याद होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों पढ़ाया मैंने? सबसे पहले इसलिए पढ़ाया क्यों, याद करो 1935 के भारत शासन अधिनियम में बोला था कि हम एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। वह अखिल भारतीय संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, लेकिन वो व्यवस्था कभी भी बन नहीं पाई थी। बोलो बन पाई थी? नहीं बन पाई थी। तो वही संघीय व्यवस्था कि भारत एक संघ होगा जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बनेगा, वह संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। संघीय व्यवस्था, इसको बोलेंगे बेटा हम फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। दूसरा, ठीक है, हमने और क्या लिया है? हमने यहां से एक लोक सेवा आयोग, तो मैंने बताया था बच्चे आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। हालांकि ये लोक सेवा आयोग पहली बार हमारे भारत में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके माध्यम से स्थापित करने की बात कही गई थी कि भारत में
अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसके माध्यम से भारत का शासन संचालित होगा, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो कि ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में लिख लो कोने में कहीं, 1919 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले ये बोला गया कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर 1926 में एक ली आयोग या शाही आयोग बना और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर मेरे प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और फिर उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, इस लोक सेवा आयोग को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? विस्तृत कर दिया गया। तो लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, ये भी हमने यहीं से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा भैया हमने यहां से लिया है राज्यपाल का पद या राज्यपाल का कार्यालय। आप बोले कार्यालय, पद नहीं बोले बच्चे, कार्यालय बोले, कार्यालय, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि 11 प्रांत थे हमारे यहाँ पर, 11 के 11 प्रांतों के लिए चुनाव होते थे और हर एक प्रांत का जो संवैधानिक मुखिया होता था वो गवर्नर होता था। अंग्रेजों के समय में उसे गवर्नर कहते थे और बंगाल में वो गवर्नर जनरल होता था, बाकी के अन्य प्रेसिडेंसियों में उसको गवर्नर कहते थे। तो ये जो राज्यपाल का पद है ये भी हमने बच्चे कहां से लिया है? यहीं से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय, सॉरी माफ करना, कार्यालय कहेंगे, ऑफिस, ठीक है, पद नहीं कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि पद और कार्यालय में अंतर होता है, ठीक है ना। कार्यालय का मतलब होता है कि राज्यपाल के साथ साथ, ठीक है, उसकी जो सेवा शर्तें इत्यादि हैं, ये ध्यान रखना, कार्यालय राज्यपाल के साथ साथ जो उसकी सेवा शर्तें इत्यादि हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उनका एक छोटा सा हिस्सा, उनका एक छोटा सा भाग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है ना। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, ये हमने कनाडा से लिया है। मैं आगे बताऊंगा कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होगा और राज्यों में वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया होगा, राज्य का प्रतिनिधि है, वो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव है ना। ये वो केंद्र का प्रतिनिधि है, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है। केंद्र का मुखिया है, मतलब सॉरी, केंद्र का प्रतिनिधि है, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया है। ये व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चे हमने कनाडा के संविधान से ली है कि वह केंद्र का प्रतिनिधि है। तो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, जिससे कि वह राज्यों में कंट्रोल स्थापित कर सके, ठीक है। वे बेसिकली केंद्र का एक प्रशासनिक अधिकारी है जो राज्यों में कंट्रोल स्थापित किए हुए, वह देख रहा है कि कोई राज्य केंद्र के अगेंस्ट तो किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो वह तुरंत राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देगा। तो वो केंद्र का एजेंट है, ठीक है, सीधा सीधा केंद्र का एजेंट है राज्यों में, ये कनाडा से। लेकिन उसका जो कार्यालय है, उसका जो कार्यालय, उसकी सेवा शर्तें इत्यादि का एक छोटा सा अंश या छोटा सा भाग हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। मेरी बात आई समझ में? 1935 से लिया है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है ऐसे ही, ठीक है। हमने यहाँ पर शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली हैं, यहीं से लिए हैं। अब एक भैया मुझसे 2-3 बार उसने मुझसे पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में, एक भैया ने, कि सर आपने तो बताया था कि संघ सूची में 59, राज्य सूची में, ठीक है ना, 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय हैं, जबकि हमें फलाने सर ने बताया था कि संघ सूची में 100, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची में, ठीक है, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने जो बताया था वो वर्तमान संविधान में बताया था। वर्तमान संविधान में मैं भी आगे बताऊंगा तुम्हें कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में 100, 61 और 52 विषय हैं वर्तमान में। समय समय पर इनमें संशोधन हुआ है, पहले 97 होते थे संघ सूची में, अब 100 हो गए। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, कब कब संशोधन हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें। लेकिन ये जो बेटा मैंने बताई थी ना कि 59, 54 और 36 बताए थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में, ये मैंने कब बताए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची हमने नो डाउट कसम से हमने यहीं से लिया है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियों को, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची को हमने यहीं से लिया है। लेकिन इसमें जो स्पेशली संवर्ती सूची है, वो संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली भारत शासन अधिनियम 1935 में, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से ली अपने संविधान में। तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली भारत शासन अधिनियम 1935 में, 1935 से हमने ली
ठीक है, हमारे भारत के संविधान में। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जैसे राम मिठाई लाया श्याम के लिए और श्याम ने वो मिठाई दे दी राहुल को, तो राहुल के पास वो मिठाई पहुंची, वो पहुंची बेशक बच्चे राम से, ठीक है, लेकिन लेकर कौन आया था उसको? श्याम। तो ये वही वाली बात है। तो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 सूचियां, ठीक है। थ्री लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। इसके अलावा बच्चे न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। तो ये न्यायपालिका का ढांचा भी हमने यहीं से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा कैसे बच्चे? स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे ऊपर के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा, सबसे ऊपर के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर नीचे उच्च न्यायालय होगा और उसके नीचे फिर बच्चे एक अधीनस्थ न्यायालय होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे, कि हो सकता है, ठीक है, कि कल मैं भी बता रहा हूँ कि कल आपकी क्लास ऑफ रही, इसके पीछे भी रीजन बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि कल आपकी क्लास को लेने के बाद, जब मैंने कल आपकी क्लास ली, तो कल आपकी क्लास को लेने के बाद एक्चुअली मैडम की, मेरी वाइफ की बहुत दिनों से तबीयत खराब थी। कल बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब होगी, बहुत तेजी के साथ तबीयत खराब हुई, और ठीक है, मेरे तो यार हाथ पैर फूल गए, है ना। तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल लेने के बाद पहले से चेकअप करा रखे थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने फिर अपने चेकअप कराए, और वो मुझे पता है कि वो बहुत डराते हैं, और उन्होंने डरा दिया, ठीक है, दुनिया भर का। मुझे, मैं अकेला था, ठीक है, और छोटा सा बाबू है, हम दोनों साथ थे, तो उन्होंने समझ लिया कि मेरी कंडीशन क्या है, ये भी समझ लिया कि हाँ ठीक है, ठीक है, हम वो इस तरह से, वो होता है, क्या करें, हॉस्पिटल कॉरपोरेट है बेटा आज की डेट में। लेकिन उनकी बात भी मानना जरूरी होता है, क्योंकि हम स्टिल आज भी विश्वास करते हैं ना कि डॉक्टर भगवान है। तो ठीक है, उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड कर लिया उनको, ठीक है, बता के ये और वो ऐसे करके। तो अभी मैडम हॉस्पिटल में है, मैं घर आके आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और अभी हालांकि उनके पास कोई है ही नहीं, बस वही जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, वो अटेंडेंट वगैरह है। तो कल, ठीक है, थोड़ा सा मैं पूरा दिन उनके साथ उनको समय दूंगा। हालांकि मैंने लगने नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना, 1-2 बार स्लिप ऑफ टंग आपने देखा होगा, वो इसलिए क्योंकि दिमाग वहां पे भी तो लगा है, वो आपकी फैमिली है, वहां पे भी लगा है। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक बच्चा है, उसने कभी कुछ बोल दिया होगा, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँगा, शायद इसी आपके बैच में पढ़ा रहा हूँगा किसी, उसने कुछ बोल दिया, मतलब उसने कुछ बोल दिया होगा, तो मैंने नहीं, मैं कंट्रोल नहीं करता, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है आपकी कमेंट करना। तो ये क्लासेस जो है, ये ग्रेटर नोएडा में भी सेम ऐसी क्लास चल रही, मतलब ये क्लास ग्रेटर नोएडा से लाइव होती है, मैं यहाँ पे लाइव नहीं करता, मैं तो, मेरे पास बस एक वो है चीज कि मैं उसको ऑन कर देता हूँ, वहां पे सिग्नल पहुंचता है, वहां से लाइव होती है वो, ऐसे करके। तो वहां पे जो भी स्ट्रीमर वगैरह रहे होंगे, उन्होंने कुछ, उसने ऐसा बोला होगा कि उन्होंने स्ट्रीमर ने उसे ब्लॉक फ्लॉक कर दिया होगा, तो वो मेरे पास मैसेज करता है, और ये 3-4 दिन पहले की बात है। देखो, दुआ और बद्दुआओं का ऐसा असर पड़ता है, उसने मैसेज बहुत खराब किया उस बच्चे ने, अगर उसे कोई परेशानी थी वो मुझसे बोल देता, लेकिन मैं तब भी मानता हूँ कि ऐसी बद्दुआ मत दिया करो यार। वो पता है क्या कह रहा है, आप ही की क्लास का था, वो कह रहा था कि सर, ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा, माना कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत थी, और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया, और आपकी जो खुशी है, वो आपका परिवार है ना, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी खुशियां खत्म हो जाएं। आप समझ रहे हो ना? मैं, मेरे पास अभी भी मैसेज है इंस्टाग्राम पे उसका, मैं उसका नाम भी, और कसम से बता रहा हूँ, ऐसी बद्दुआ मत दिया करो बेटा, वो मेरे हाथ में नहीं होता। और ठीक है, वो वहां पर है, और यार हम तो तुम्हारे लिए दिन रात जीते मरते हैं यार, ठीक है, बताओ अब क्या करोगे ऐसे बच्चों का, ऐसे बच्चों का क्या करोगे बताओ। ठीक है, वो ठीक है, वो चलो, मेरे कोई बात नहीं, मैं, ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन आप लोग, कई लड़कियां कमेंट करती हैं, कई लड़कियां, ठीक है, पर्सनली स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पे भेजती हैं कि सर देखो लड़के ऐसी ऐसी भाषा लिख रहे हैं, मैं आपसे बोल भी नहीं सकता। आप दरोगा बनने आए हैं, बताइए, आप दरोगा बनने की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में भी आपके बच्चे, ठीक है, पूरा परिवार होगा। आप सोच के देखो कि आप जैसे और लड़कियों से जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई अगर आपसे, आपकी बहन से इस तरह की बात करे, इतना गंदे गंदे मैसेज करे, इतने गंदे गंदे मैसेज लिटरली कि मैं, ठीक है, उस मैसेज को आप तो छोड़ो, आप तो मेरे छोटे हो, आप मेरे छोटे बहन भाई हो, आप तो छोड़ो, मैं अपने दोस्तों भी शेयर नहीं कर सकता ऐसे मैसेज। फिर भी मैं हिम्मत मानता हूँ लड़कियों की कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाकर वो स्क्रीनशॉट हमें भेजे। मैंने फिर भी मैंने फिर भी उस बच्चे को, जिसने वो भेजे थे, उस लड़के को मैंने पर्सनली मैसेज किया। मैंने कहा बेटा आज की बात मत करना, ऐसे 4-5 बच्चे थे, आज की बात मत करना, ये गलत बात होती है। मैं चाहता तो तुरंत मैं मैनेजमेंट को भेज के उनके कोर्स डिसेबल करवा देता उन लड़कों के, क्योंकि उनकी आईडी भी आ जाती है, आईडी भी ढूंढ लेते हैं हम। तो कोर्स डिसेबल, मैंने फिर भी एक उनको मोहलत दी। इतने गंदे गंदे मैसेज, मैं कभी यार किसी का बुरा नहीं चाहा। चलो, तो बेटा न्यायपालिका का ढांचा, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हमने यहां से लिया है। अभी से पहले आपको नहीं पता चला होगा कि इतनी सारी चीजें मेरे साथ पैरेलल चल रही हैं इस क्लास के साथ, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है कि जब क्लास में एक बार हम आए, तो हमारा प्रोफेशन ये कहता है कि हमारे चेहरे पे फिर मुस्कुराहट हो, चाहे हमारे साथ, हमारे पीछे कुछ भी चल रहा सही, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, और बच्चों के लिए 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाना। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चे। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है, न्यायपालिका का ढांचा होता है कि सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च, उसके बाद फिर उच्च न्यायालय, और उसके बाद फिर बच्चे अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा ढांचा है, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। ठीक है, चलो, चलो। तो बेटा हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिया, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया हमने, राज्यपाल का कार्यालय लिया, हमने शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली, ठीक है, 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, ये सूचियां ली हमने। ठीक है, और ठीक है, हमने न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो ये अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए प्रावधान है। बात समझ पा रही है, ये अपने वहां से लिए हुए प्रावधान है। संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, शक्तियों के वितरण की, ठीक है, 3 सूचियां, और न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है ना, एक आध और तुम्हें कोई याद आए तो मुझे बता देना बच्चे। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि फिर दूसरा जो सर्वाधिक प्रभाव है, वो ब्रिटेन के संविधान का है। वह ब्रिटेन के संविधान का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान। और बेटा ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब मैं यहां पर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम समझा देता हूं। हमने संसदीय व्यवस्था ली ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, हमने संसदीय व्यवस्था ली, ठीक है, कहां से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बेटा ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली, अब ये क्या होती है इसी को मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास अभी 4 मिनट है, 4 मिनट हम पूरा इसी पे फोकस करेंगे ना। तो हमने संसदीय व्यवस्था ली। अब इस संसदीय व्यवस्था में कितने सदन है हमारे? देखो, संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, ये ध्यान रखना, हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लेकिन है इसमें 2 सदन। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था में भी द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब होता है बेटा एक ऐसा, ठीक है ना, एक ऐसा विचार, ठीक है, या एक ऐसी विचारधारा, ठीक है, या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें संसद में 2 सदनों को स्वीकार किया गया है ना, तो उसको हम द्विसदनवाद कहेंगे। अंग्रेजी में इसको बाई कैमरलिज्म कहते हैं, ठीक है ना, बाई कैमरलिज्म कहते हैं। तो द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म।
ठीक है, ये हमने लिया मेरे प्यारे बच्चे द्विसदनवाद। तो एक तो संसदीय व्यवस्था, अभी हमें नहीं पता संसदीय व्यवस्था क्या है। दूसरा हमने बाई कैमरलिज्म, द्विसदनवाद लिया। अब इस द्विसदनवाद में बेटा हमने वहां से कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। तो ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर एक उच्च सदन होगा, उच्च सदन ब्रिटेन में। तो हमने एक उच्च सदन लिया। ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट है कि एक उच्च सदन के साथ एक निम्न सदन भी होगा। तो बच्चे एक निम्न सदन का भी कॉन्सेप्ट हमने लिया, हमने एक निम्न सदन का भी कॉन्सेप्ट लिया। तो बेटा हमने एक उच्च सदन का कॉन्सेप्ट लिया और एक हमने निम्न सदन का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन, हमने दोनों ब्रिटेन से लिए। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो उच्च सदन ब्रिटेन में है वो वहां पर वो गणमान्यों का सदन था। गणमान्य का मतलब है कि ब्रिटेन के ऐसे लोग जो वहां के कुलीन वर्ग से, मतलब वहां के उच्च कुल से, उच्च वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा संसदीय व्यवस्था में, इसलिए ब्रिटेन में उच्च सदन बनाया गया था। ब्रिटेन में उच्च सदन क्यों बनाया गया कि जो कुलीन गणमान्य, ठीक है ना, और जो वहां के सामंतवादी लोग हैं, जो उच्च कुल से हैं, उच्च घराने से हैं, उनको शामिल किया जाए, इसलिए बनाया गया वहां पर। हमने इसको इसलिए बनाया कि इसमें राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव भाग लें, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भाग लें, राज्यों के प्रतिनिधि जो संसद में राज्यों की वकालत करें। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भाग लें बेटा, जो संसद में राज्यों की वकालत करें। जैसे अगर केंद्र ने राज्य को कहीं पर भी उनके अधिकारों में कमी करने की कोशिश की, अगर केंद्र राज्यों के अधिकारों में कमी करने की कोशिश करता है, या केंद्र किसी राज्य के साथ कोई बेटा मनमाना व्यवहार करता है, या केंद्र किसी भी राज्य के संवैधानिक अधिकारों को कम करता है, या किसी भी राज्य में गलत तरीके से बच्चे राष्ट्रपति शासन केंद्र लगाता है, या केंद्र किसी भी राज्य के साथ बेटा किसी प्रकार का कोई दोहराव या जिसको कहते हैं दोगलापन, देखिए इस तरह की चीजें कर रहा है, तो फिर राज्यों के प्रतिनिधि बच्चे बैठे हुए हैं राज्यसभा में और वो राज्यों के प्रतिनिधि इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ये कैसा सदन है, ये स्टेट का सदन है। ये कैसा है, ये हाउस ऑफ स्टेट्स है, जिसमें स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं। मेरी बात समझ में आई? राज्यसभा क्यों इसको राज्यसभा कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख देना बच्चे, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं इसलिए इसको राज्यसभा कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए हम इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इसमें ठीक है राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, इसलिए हम इसको राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें ध्यान रखना बच्चे कुछ, ठीक है, गणमान्य लोग, गणमान्य का मतलब होता है बच्चे कुछ विद्वान लोगों को भी हम इसमें शामिल करते हैं। विद्वान कह सकते हैं आप, या स्कॉलर कह सकते हैं, स्कॉलर। ठीक है, ये मनोनीत किए जाते हैं स्कॉलर। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति ने मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। समाज सेवा से आते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और वह विद्वान कहां से आते हैं? साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस एंड सोशल सर्विस। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से। तो हमारा जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं, फिर कुछ विद्वान भी हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा है बच्चे निम्न सदन, बस इसको समझ लो 2 मिनट। दूसरा है निम्न सदन। निम्न सदन में जो है मेरे प्यारे बच्चे, निम्न सदन में जनता के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जनता के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। अब चूंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इसको लोकसभा कहा जाता है ना जी, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। जनता के प्रतिनिधियों की पार्टिसिपेट करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जनता के प्रतिनिधियों के पार्टिसिपेट करने के कारण ही इसको बच्चे लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, क्यों इसको लोकसभा कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई हम इसको लोकसभा कहते हैं। ठीक है, अब ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। ये उच्च सदन होने के बावजूद भी द्वितीय सदन है। क्यों बेटा उच्च सदन होने के बाद भी द्वितीय सदन है? उच्च सदन तो इसलिए क्योंकि इसमें विद्वान आदमी है, ठीक है ना, ये विद्वान है इसलिए उच्च सदन है। द्वितीय इसलिए क्योंकि बेटा लोकतंत्र में प्रथम कौन होता है? जनता। भाई लोकतंत्र में प्रथम कौन होता है बच्चे? जनता।
तो इसलिए ये प्रथम सदन है, क्योंकि ये जनता का सदन है, जनता का सदन है। ठीक है, अब लोकसभा के चुनाव होंगे बच्चे। लोकसभा के चुनाव में ये ध्यान रखना, लोकसभा के इलेक्शंस हुए और लोकसभा के इलेक्शंस होंगे लोकसभा की सीटों पर। 543 सीट्स पर इलेक्शन हुए लोकसभा के। तो ये जो 543 सीट्स पर इलेक्शन होंगे, बस 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, है ना। 543 सीट पर इलेक्शन हुए, तो बच्चे जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी, जिस भी राजनीतिक दल को इसमें बहुमत मिलेगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें बहुमत मिलेगा, बहुमत मिलेगा बच्चे, वो अपनी सरकार बनाएगा, है ना। जैसे भी वर्तमान में बेटा एनडीए को बहुमत मिला, तो एनडीए मींस आप ये कह सकते हैं कि एनडीए में बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। तो एनडीए को मेजोरिटी मिली, और जैसे एनडीए को मेजोरिटी मिली तो एनडीए ने क्या बनाई, अपनी सरकार बनाई। अब सरकार क्या है, शासन का संचालन करने वाली संस्था है सरकार। तो सरकार शासन का संचालन बच्चे किसके सहयोग से, या सरकार शासन का संचालन किसके माध्यम से करेगी, मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगी, मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगी। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसी मंत्रिपरिषद को आप कार्यपालिका कहेंगे, इसी मंत्रिपरिषद को आप कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका बेटा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, या ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के लिए। तो इसलिए विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव हमारे यहाँ अलग अलग नहीं हुआ। संसदीय व्यवस्था की पहचान क्या होती है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है कि विधायिका मतलब लेजिस्लेचर और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के चुनाव अलग अलग नहीं होते। यहाँ पर विधायिका का ही चुनाव होता है। विधायिका में जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत मिलता है बच्चे, वह अपनी सरकार बनाता है। और सरकार जब बनाता है बच्चे, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो सांसद हैं, उनकी योग्यता के आधार पर उन पर ठीक है विभागों का बंटवारा किया जाता है, मतलब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि मंत्रिपरिषद की संरचना लोकसभा की कुल संरचना से, लोकसभा की कुल संरचना के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की संरचना, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया आप लिख लेना कि मुखिया प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया। वो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका बेटा विधायिका के प्रति या लोकसभा के प्रति ठीक है उत्तरदायी होती है। इसी को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, इसी को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ये बात आई सभी को समझ में। इसी को हम बेटा संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, है ना। है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, द्विसदनवाद क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच बच्चे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।